First of all, I would like to give you all a very big news. We are doing a grand opening of Bhodrais Academy का नया ब्रांच एंड ये नया ब्रांच स्टार्ट होने वाला है गुवाहाटी के भांगाघर में 25 अगस्त 2022 से ये स्टार्ट होने वाला है. तो आप लोगों में से अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं जो कि भांगाघर के आसपास रहते हैं एंड दे फील इट वेरी मच कन्वीनियंट टू अटेंड द कोचिंग देयर एट भांगाघर, सो दे कैन टेक डायरेक्टली एडमिशन to our Bhangaghar branch as well. For taking admission, you can directly contact onto these numbers for taking any sort of informations regarding the admissions. चलिए सबसे पहले आज का स्टार्टिंग करते हैं हमारा डेली के करंट अफेयर्स. आज का डेट है 16 अगस्त 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज है, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा. आप वहां से डाउनलोड भी इसको डायरेक्टली कर सकते हैं. एंड गाइज दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड दिस आर वेबसाइट एड्रेस. इफ यू एट ऑल वांट यू कैन विजिट दिस वेबसाइट एड्रेस एज वेल. चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं. चेंजिंग कंटेक्स्ट ऑफ कास्ट्स. नाउ 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारे देश में कास्ट सिस्टम का ओवरऑल पिक्चर कैसा है, कैसा ये पास्ट से चेंज हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग आज के इस आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं. कास्ट का डेफिनेशन होता क्या है बताइए. तो ये कुछ ऐसा नहीं, ये पता है क्या, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जो क्या एक स्टाइल ऑफ लाइफ ही बन चुका है. जैसे हम लोगों को पता है ना, हमारे देश में ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यस, शूद्रास है ना. तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ लिविंग है. आप खुद सोचिए ना, ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड एज द टॉप हायरार्की, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास उसके बाद हायरार्किकली डाउन्स में नीचे आते रहते हैं. ठीक है. तो कास्ट सिस्टम अगर अभी देख लीजिएगा, 3 मेन वेज में ये हम लोग के सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. इन द सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, एज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड एज अ सोर्स ऑफ किनशिप. मतलब कास्ट इनइक्वालिटीज, देखो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पता है ना दैट हमारे देश में जो एससीज एसटीज हैं उनकी डेवलपमेंटल पैरामीटर्स अगर देख लोगे वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि ब्राह्मण्स का है. राइट. तो क्या हम बोल सकते हैं दैट यस कास्ट इज अ सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया. यस. नेक्स्ट इज इट इज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. जी हाँ, पॉलिटिक्स में देख लो, अरे भाई ये तो उस कास्ट का है, उन्हीं को वोट देना है, जो हमारे कास्ट का है हम उन्हीं को वोट देंगे, है ना. मतलब इनफैक्ट ये पता है इन दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उड़ाया जाता है मजाक इंडिया का, दैट इंडिया में लोग पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट. समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. तो देन यस इट इज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. कोई भी रीजनल पॉलिटिक्स देख लो, कास्ट के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करती है. इट इज अ सोर्स ऑफ किनशिप. देखो एक सेंस ऑफ किनशिप, बिलोंगिंगनेस और आइडेंटिटी कहीं ना कहीं कास्ट के थ्रू हमें देखने को मिलता है. तो जी हाँ, दिस इज दैट एज वेल. नाउ सरकार ने ऐसे कौन कौन मेजर्स सरकार के द्वारा लिए गए, सरकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल अगर मैं बात करूं, ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए गए जिससे इन कास्ट इनइक्वालिटीज को घटाया जा सके. देखो एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, एक तो है लीगल मेजर्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स, और एक है इकोनॉमिक मेजर्स, जिसके थ्रू ऐसे मेजर्स लिए गए जिससे इनइक्वालिटीज जो है ना हमारे सोसाइटी में वो कम हो सके. जैसे एक एक करके डिस्कस करें. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स. आर्टिकल 14 देख लो हमारा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स. क्या प्रोमोट करती है, इक्वालिटी को. तो इनइक्वालिटीज को कहीं घटा रही है. इक्वालिटी मतलब क्या, क्या कास्ट सिस्टम कुछ देखती है, नहीं. राइट. 15 प्रोटेक्ट करती है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट. देख रहे हो, मतलब कास्ट के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको उससे प्रोटेक्ट करती है हमें आर्टिकल 15. बोल सकता हूँ आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. क्या ये ब्राह्मण्स को ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देती है, नहीं. राइट. हर एक बंदा इक्वल है, अगर आप मार्क्स ज़्यादा ले आओगे तो आपका सिलेक्शन होगा, खत्म बात. आर्टिकल 38, आर्टिकल 48 ऐसे ही हम लोग अगर पढ़ोगे ना तो क्लियरली आर्टिकल 38 बताता है मिनिमाइजेस इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. आर्टिकल 46 प्रमोट करता है द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. समझ लो. तो इससे क्या दिख रहा है दैट हाँ जो कास्ट सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रही है, ये क्लास सिस्टम धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है. यही नहीं, लेजिस्लेटिव मेजर में आ जाओ. ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्ट करती है ना.
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एज मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955, ये क्या है? दीज आर द लेजिस्लेटिव मेजर्स. इकोनॉमिक मेजर्स अगर देख लीजिएगा, अगेन ये तो बहुत ही ज़्यादा वैलिड इकोनॉमिक मेजर्स है, जैसे मुद्रा के थ्रू सबको लोन मिलता है ना, सिर्फ और ब्राह्मण्स को ही नहीं, आप हर एक कैटेगरी के लोगों को लोन मिल सकता है अगर आप अपना एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हो तो. स्टैंड अप इंडिया स्कीम, क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम के थ्रू शेड्यूल कास्ट को मदद किया जाता है. पब्लिक प्रोक्योरमेंट, दैट इज 4% ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है PSUs के द्वारा किया जाता है, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से किया जाता है थ्रू MSMEs, ठीक है. और ये ऐसे MSMEs होते हैं जो क्या शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट के द्वारा, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है. नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिससे सफाई कर्मचारीज का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको अपलिफ्ट किया जा सके. एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड किया जाता है जिससे प्रमोट किया जाता है SC/STs यंग एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है. तो ये देखो अलग अलग लेवल ऑफ बेसिकली एक्टिविटीज़ चल रही है. नेक्स्ट, इन टोटल हमारे देश में 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया जा रहा है. तभी ये PIB में नोटिफिकेशन निकला था रिगार्डिंग 75 रामसर साइट्स. देखो रामसर साइट्स अब लास्ट 2-3 साल में देखोगे बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं. जी हाँ, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट इंडिया हैज़ एडेड 11 मोर वेटलैंड. कुछ ही दिन तो पहले, 2-3 दिन पहले ही तो बहुत सारे वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया था. अभी फिर से 11 वेटलैंड इंक्लूड कर लिया गया है ना. नाउ GS3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं. एक्चुअली देखो ये जब PIB में आया था ना, तो PIB में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस थे जो कि आप सबको पढ़ना चाहिए. इसलिए PIB के कोई भी न्यूज़ को इंसान को खुद से एनालाइज करना चाहिए. जैसे नए रामसर साइट्स में अलग अलग रीजन से रामसर साइट को इंक्लूड किया गया, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर से, ठीक है. देखो क्या क्या है वो खुद भी देख लो, ठीक है. एनीवेज, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है नेम ऑफ वेटलैंड, देखो कौन कौन से वेटलैंड है और कहाँ कहाँ से. जैसे उड़ीसा से देखो 3 वेटलैंड से इंक्लूड किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा है ये हीराकुड रिजर्वायर वाला रीजन है. मध्य प्रदेश से यशवंत सागर है ना. तमिलनाडु से देखो 1, 2, 3, 4 वेटलैंड्स. कुछ ही दिन पहले 5 वेटलैंड्स इंक्लूड किए गए थे. मतलब तमिलनाडु में सोचो कितने ज़्यादा वेटलैंड्स हो गए है ना. तो इनके नाम ज़रूर से आप देख लीजिएगा, बिल्कुल से देख लीजिएगा, है ना. हो सके तो PIB का वो आर्टिकल भी खोल लीजिए, क्योंकि क्या है ना, PIB के आर्टिकल में जो मैंने देखा, जैसे टम्पारा लेक उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, हीराकुड रिजर्वायर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. तो वैसे ही थाने क्रीक में देख लीजिएगा, महाराष्ट्र से थाने क्रीक इंक्लूड किया गया. जम्मू कश्मीर से ये 2, दैट इज़ एक है हिगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और एक है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व. तो टोटल जो है आपका 11 साइट्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो है ये हीराकुड रिजर्वायर वाला ही रीजन है उड़ीसा का, ठीक है. समझ गए? आशा करता हूँ दैट प्रॉपरली कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा ना. ये तो थे दैट हाँ वेटलैंड किस स्टेट के हैं, ये वेटलैंड किस एरिया में ये फैले हुए हैं. अब देख लेते हैं ईयर ऑफ डेजिग्नेशन, दैट इज इन टोटल अगर देख लीजिएगा 75 वेटलैंड्स है, जिसमें 2022 में देखो 19 वेटलैंड्स इंक्लूड किए गए. 2021 में देखना 14 वेटलैंड्स, मतलब अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड ताबड़तोड़. आपने देखो ना 2020, 2019, 2012, 5, 2, इसमें देखो 2 ठो इंक्लूड किया गया था, 4 ठो, 13, 6, 1, 11, 15, 5, है ना. अब देखो बाद में 2021-22 में देख रहे हो रेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ वेटलैंड्स कितना ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब समझो ये इशारा है, इससे पता चल रहा है दैट हाँ सरकार जो है ना वेटलैंड्स को बचाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ ले रही है, क्या क्या स्टेप्स ले रही है. नेक्स्ट, डिजी यात्रा. दोस्तों देखो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अनाउंस किया दैट सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा सेंटर का डिजी यात्रा का इनिशिएटिव, है ना. ना डिजी यात्रा है क्या? देखो इसमें के थ्रू क्या होता है ना, अभी अगर आप एयरपोर्ट में घुसोगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाएगा, उसके बेसिस पर टाइम लगता है, लाइन में लगे हुए लोग रहते हैं, ठीक है. तो उससे डू अवे करने के लिए एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस देने के लिए डिजी यात्रा लाया जा रहा है, जिसके थ्रू कुछ नहीं, आपका डायरेक्ट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपका चेक किया जाएगा दैट क्या आप सही जेन्युइन इंसान हो या नहीं. It aims to provide a paperless and seamless travel experience to the passengers. डिजी यात्रा ये एक यूनिक इनिशिएटिव है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो क्या कोऑर्डिनेट किया जाता है बाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा. डिजी यात्रा इनविसाज करता है दैट ट्रैवलर जो है ना दे शुड पास थ्रू वेरियस चेक पॉइंट्स इन एयरपोर्ट, और वो चीज़ जिससे पेपरलेस हो जाए, जिससे उनको प्रॉब्लम ही ना, बार बार पेपर दिखाने का प्रॉब्लम ही ना आ रहा है. सिंपली जाओ भाई, आपका अगर शक्ल मिल गया उससे तो यू विल बी अलाउड, ठीक है. सो बाई यूजिंग फेशियल फीचर्स, ऑफ कोर्स
उनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किए जाएंगे। यही आपका एज अ बोर्डिंग पास के टाइप भी काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नैनो यूरिया के बारे में न्यूज़ था। कहा जा रहा है आने वाले से 2022-23 तक फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा नैनो यूरिया प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा। इनफैक्ट इंडिया विल प्रोड्यूस 6 करोड़ से भी ज़्यादा बोतल ऑफ नैनो यूरिया। नैनो यूरिया, नैनो यूरिया, नैनो यूरिया, सब जगह ये सब सुन रहा हूँ भाई, है क्या यार नैनो यूरिया? देखो जैसे नॉर्मल यूरिया होता है ना, ये भी यूरिया ही है। ये केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है जिसका कलर वाइट होता है और ये आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन को, जो क्या प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर हो जाता है इन द एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। लिक्विड नैनो यूरिया एसेंशियली एक यूरिया है इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स और ये एक पेटेंटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है दोस्तों, ठीक है ना। ये इसीलिए भी नॉर्मल फर्टिलाइजर से इतना ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है क्योंकि इसके कुछ कुछ ऐसे फीचर्स आप पढ़ोगे ना, आप चौंक जाओगे। जैसे कॉस्ट में अगर देखोगे बहुत ही ज़्यादा चीपर है। एक बोतल 1/2 लीटर का आता है 240 रुपया का, है ना। बट वहीं पर बैग ऑफ यूरिया जो बड़ा बड़ा बैग मिलता है ना इंटरनेशनल प्राइस, उसका दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो अगर बॉटल ऑफ यूरिया, नैनो यूरिया आप यूज़ कर रहे हो तो इफेक्टिवली आप ये जो बड़े बैग्स ऑफ यूरिया को है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं हो जाएगा। बेनिफिट सरकार के लिए क्या होगा? सरकार जो इतना फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है ना वो घट जाएगा। इनफैक्ट पता है सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी कितना देता है? जितना पाकिस्तान का डिफेंस बजट नहीं है उससे भी ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर सब्सिडी से देते हैं। आप समझ जाओ कितना एक मेजर चंक ऑफ पैसा इधर जाता था, तो वो पैसा बच जाएगा, है ना। एफिशिएंसी ऑफ नैनो यूरिया अगर देखोगे इट कैन बी एज हाई एज 85 से 90%, क्योंकि नैनो यूरिया का जो कन्वेंशनल यूरिया से जो है एफिशिएंसी रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है। नैनो यूरिया हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ अ ईयर। इससे फार्मर्स का क्या होगा, नॉर्मल जो यूरिया यूज़ करते थे ना वो क्या होता था ना, दैट अगर मॉइस्चर लग जाता था तो वो एकदम बिल्कुल चिपक जाता था, केक बन जाता था उसका। बट अभी इसमें नैनो यूरिया में वो वाला टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। मॉइस्चर लग गया, ये लग गया, वो लग गया। इसका शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होता है। देखो इस टाइप के बोतल में बेसिकली नैनो यूरिया आता है। कहा जाता है दैट इसका क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है 8% से, और सॉयल, वाटर और एयर पोल्यूशन भी जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है अगर हम लोग नैनो यूरिया यूज़ करें तो। नेक्स्ट, अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व को एज इंडिया का 31st एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। GS3 के कंजर्वेशन वाले एस्पेक्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे इकोनॉमी नहीं होगा, ठीक है। सो दिस विल बी 5th एलिफेंट रिजर्व केरला में, है ना। 31st तो इंडिया में, 5th केरला में है, ठीक है। इनफैक्ट ये केरला में ही नहीं, ये केरला एज वेल एज तमिलनाडु, ये देख ही रहे हो, ये केरला एज वेल एज तमिलनाडु में फैला हुआ है ये, ठीक है। सो बेनिफिट्स क्या होगा? अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये एलिजिबल हो जाएंगे फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग थ्रू द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट। जो प्रोजेक्ट है ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो उससे फंड इन लोग को मिलना आसान हो जाएगा। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो ये सदर्न मोस्ट एंड ऑफ वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, जो कि 2 स्टेट्स में फैला हुआ है। मैंने पहले ही बोला, केरला एज वेल एज तमिलनाडु। इसको नाम दिया गया आफ्टर अगस्त्यमाला पीक, है ना, जो क्या यहाँ पर हमें केरला में देखने को मिलता है। मार्च 2016 में इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था, और ये कवर करता है पेपारा एंड सेंदुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, और ये पार्ट है नियार सेंचुरी इन केरला एंड कलाकाद मुन्ननथरई टाइगर रिजर्व विच इज़ देयर सिचुएटेड इन तमिलनाडु। इनफैक्ट अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये होम है एक ट्राइबल पॉपुलेशन का, जिनको कहते हैं कनिकरंटाई, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब्स है इस दुनिया में। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट, उदार शक्ति। ये एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज होने वाला है बिटवीन द मिलिट्रीज ऑफ इंडिया एंड मलेशिया। डिफरेंट अदर एक्सरसाइजेस की अगर बात करें जो कि इंडिया मलेशिया के साथ कंडक्ट करता है, उसमें आता है हरिमाऊ शक्ति भी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और क्या इसके फ़ायदा होंगे? ऑफकोर्स दोनों मिलिट्री के बीच में इंटरऑपरेटेबिलिटी बढ़ेगी। यही सब, तो सब कुछ में तो एक ही चीज़ होता है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, पी वेटरन्स। एक स्टडी कैरी आउट किया गया है यूजिंग 12 years ऑफ डेटा ऑफ नासा का फर्मी टेलीस्कोप, और उससे साइंटिस्ट ने पी वेट्रॉन्स के बारे में कुछ डिकोड किया। पी वेट्रॉन्स होते क्या है? दे आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स जो कि हमारे गैलेक्सी में घूम रहे हैं। इनफैक्ट ये जो एक्सट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है यूजुअली कॉस्मिक रेज, ठीक है, और ये ट्रैवल करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में अराउंड आवर गैलेक्सीज
इनफैक्ट ये हमारे एटमॉस्फेयर के प्लैनेट्स को भी टकराते हैं। जी हाँ दोस्तों, पी वेटरन्स भी हमारे एटमॉस्फेयर के प्लैनेट को टकराते हैं। दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, बट बहुत समय ये इंक्लूड करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी। अच्छा, अब देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं ना, इसीलिए इनके पथ जो है बहुत समय डेविएट भी करते हैं जब भी ये गैलेक्सी के कोई भी प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है। जैसे हमको पता है ना दैट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आयंस जो सन से रिलीज होती है वो अर्थ के सरफेस में डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इसको रोक देती है ना। वैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये भी रुकती है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो लॉन्गर विच डायरेक्शन दे ओरिजिनली केम फ्रॉम। अब देखो, आप सोचो, आप ये एक आपका जाकर आ ही रहा है पी वेट्रॉन्स, ठीक है, सोचो इधर से आया पी वेट्रॉन्स, ठीक है, इधर से आया, ये इधर से टकरा के फिर इधर घूम गया, है ना। तो अब देखो, अभी आपको क्या लगेगा, आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो आपको तो लगेगा इस डायरेक्शन से पी वेट्रॉन्स आ रहा है, मतलब आपको लगेगा शायद पी वेट्रॉन्स का डायरेक्शन ये रहेगा। बट क्या एक्चुअली में पी वेट्रॉन्स का डायरेक्शन ये रहेगा? नहीं। शायद ऐसा हो ही सकता है दैट अर्थ के तरह और भी वेरियस प्लैनेट्स हो दुनिया में, एंड वहाँ पर भी हमें इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहे हैं। और पी वेट्रॉन्स जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी आउट करते हैं, तो इसीलिए ये इन मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण इनका पथ डेविएट होते होते मतलब बहुत ज़्यादा बार हुआ है। इसीलिए हमें एग्जैक्टली इसके पथ का बिल्कुल अभी तक पता नहीं चल पाता है दैट ये किस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया अफगानिस्तान के रिलेटेड एक्चुअली तालिबान ने इंडिया से पूछा है दैट प्लीज़ देखो, आप जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चला रहे थे ना अफगानिस्तान में, वो फिर से आप चालू कीजिए, जिसमें शहतूत डैम है काबुल में, है ना, एंड चाबहार पोर्ट के थ्रू जो हमारे को कनेक्टिविटी दिए थे उसको भी कनेक्टिविटी देने की कोशिश कीजिए। इसके बदले हम लोग कोशिश करेंगे दैट तापी पाइपलाइन जो है वो भी आगे बढ़ सके। तापी पाइपलाइन बोले तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया वाले पाइपलाइन को हम लोग आगे बढ़ा सके। ठीक है, रिसेंटली आपको पता होना चाहिए दैट ये एक्टिविटीज़ इसलिए ज़्यादा दोनों देशों के बीच में बढ़ रही है क्योंकि जब से तालिबान ने कब्जाया था उस रीजन को, तब से हर एक देश के एम्बेसी उठ गए थे उधर से। ऑफ कोर्स इंडिया ने भी उठा लिया था, बट इंडिया रिसेंटली रीओपन उन्होंने किया अपना एम्बेसी काबुल में, अ ईयर आफ्टर इट वॉज शट डाउन एंड ऑल द पर्सनल्स evacuate in the wake of August 15 तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। इंडियाज डेवलपमेंट अगर असिस्टेंस देख लीजिएगा तालिबान में, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, अराउंड $3 बिलियन अक्रॉस 20 ईयर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। और अभी जो जो प्रोजेक्ट्स बाकी है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यही चाहती है दैट जल्दी जल्दी से उनमें भी फंडिंग किया जा सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के बारे में। कहा जा रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने टेबल किया है एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में ऑन वेदर स्टेप्स टेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टू कंजर्व द इंडियन कोस्टल इकोसिस्टम हैज़ बीन सक्सेसफुल और नॉट। ध्यान से देखना, CAG ने इस रिपोर्ट को ऑडिट किया है। CAG के पास इतना पावर है दैट वैसे पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट्स को CAG बिल्कुल ऑडिट कर सकता है। नाउ सवाल होता है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशंस क्या होता है कोस्ट लाइन को बचाने के लिए। देखो, सरकार जो है ना नोटिफिकेशंस इशू करती है अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिसके तहत रेगुलेट किया जा सके इंडिया का कोस्टल रीजन। किससे? ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि देखो कोस्टल रीजन्स मतलब कोस्टल रीजन्स हाई वल्नरेबल जोन्स होते हैं ना। यहाँ पे कल को अगर सुनामी आ गया, कल को अगर साइक्लोन आ गया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डिवास्टेशन ज़्यादा हो जाएगा अगर यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करके रहने लग गए तो। इसलिए सरकार सोचती है इतना माथापच्ची इतना टेंशन लूंगा ही नहीं भाई, वहाँ पे लोगों को सेटल नहीं करने दूंगा। हाँ, आप इनलैंड रीजन में सेटल करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोस्टल रीजन में अगर सेटल करोगे, कुछ कानून बनाए हुए रहे हैं, उन कानून को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स 2019 का नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट किया जाता है बाई मिनिस्ट्री, और ये क्लासीफाई करती है कोस्टल एरियाज इनटू डिफरेंट जोन्स, जिससे मैनेज किया जा सके उस रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ को और प्रॉपरली उसको समय के साथ साथ रेगुलेट भी किया जा सके। 3 इंस्टीट्यूशंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन। एक है सेंट्रल लेवल में नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी NCZMA, एक है स्टेट एंड यूटी लेवल में जिसको हम लोग स्टेट एंड या फिर यूनियन टेरिटरी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। ठीक है, ये जो बॉडी क्या एग्जामिन करती है? ये एग्जामिन करती है दैट कोस्टल रेगुलेशन जोन्स जो क्लियरेशंस दिए जाते हैं ना सरकार के द्वारा, दैट हाँ आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कीजिए, क्या वो सरकार जो उनको क्लियरेंस दे रही है वो घूस लेकर दे रही है या फिर एज पर द प्रोसीजर प्रोवाइड कर रही है, ये सब देखा जाता है। इवेल्युएट किया जाता है मेजर्स टेकन अप बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स अचीविंग द टारगेट्स अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है ना,
सवाल होता है दैट ये CAG का ऑडिट इन्होंने फाइंड आउट क्या किया भाई। देखो इन्होंने फाइंड आउट किया है दैट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को जो नोटिफाई करना चाहिए था नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एज अ परमानेंट बॉडी, है ना, एंड उसको रिकन्स्टिट्यूट किया जाने वाला था हर एवरी फ्यू ईयर्स में, बट इस नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को अभी जो किया जा रहा है ना, ये एज एन एडहॉक बॉडी ही फंक्शन कर रही है ना। देयर वॉज एन इंस्टेंसेस ऑफ एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC। अब ये कमिटी क्या करती थी दैट साइंटिफिक एक्सपर्ट का कंस्टिट्यूशन होता है, इसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते और देखते ये लोग दैट इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं इफ़ नॉट बीइंग प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेलिब्रेशंस, है ना। मतलब देखो क्या बोला गया ना दैट देयर वाज एन इंस्टेंसेस ऑफ एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी जिसमें ये साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए थे जो कि इवैल्यूएट करते फिजिबिलिटी ऑफ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी वहाँ पे सेटअप हो रहा है, ठीक है। बट इन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को, इन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को जब प्रोजेक्ट को डेलिब्रेट किया जाता है ना, तब लेकिन ये लोग का प्रेजेंस अनिवार्य नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। इनफैक्ट स्टेट का जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, दिस हैज़ नॉट बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन कर्नाटक। बहुत सारे तो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे डिले कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जैसे गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट जो लेवल कमिटीज़ है ना तमिलनाडु का, दे लैक इन पार्टिसिपेशन फ्रॉम लोकल ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। उनका भी तो राय लेना चाहिए ना। यही नहीं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो किया जाता है ना, कोई भी अगर प्रोजेक्ट सेटअप हो ना कोस्टल जोन्स में, तो उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। उससे क्या पता चलता है दैट प्रोजेक्ट से पहले का हाल क्या है, प्रोजेक्ट जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो उससे इन्वायरमेंट को कितना नेगेटिव नुकसान पहुंचेगा, और प्रोजेक्ट जब 100% कंप्लीट होकर रनिंग करने लगेगा उसके बाद का इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर सोचो ठीक है इम्पैक्ट जो बहुत घातक होगा सोच लो, ठीक है, तो घातक होने के बाद भी डिस्पाइट दिस फैक्ट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल जाता है। ये सब क्या है भाई, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे फ्लॉज है जो क्या CAG ने फाइंड आउट किया, ठीक है, समझ गए बात। तो वो सारे फ्लॉज आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। एनीवेज, कोस्टल रेगुलेशंस जोन्स के नॉर्म्स के बारे में अगर बात करें, इंडिया में कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स को गवर्न किया जाता है, गवर्न करती है ह्यूमन एज वेल एज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, जो क्या कोस्ट लाइन के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के अलॉन्ग चलता है, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन के जो एक्टिविटीज़ उसको तो रेगुलेट करेगी, बट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करेगी, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है, जैसे लार्ज कंस्ट्रक्शन, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, स्टोरेज या फिर डिस्पोजल अगर कर रहे हो आप हैजार्डस मटेरियल का, या फिर माइनिंग, रिकलमेशन या फिर बर्निंग, ये सबको रेगुलेट किया जाता है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ऑफ इंडिया। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स नोटिफिकेशन जो है उसको इशू किया गया था भाई फरवरी 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम, बट 2018-29 में फ्रेश रूल्स को इशू किया गया था, जिसका मेन एम यही था दैट कुछ रीजन्स है उसको उनके रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा लूज कर दिया जाए, जैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, क्लियरेंस प्रोसेस के रिलेटेड, ठीक है, जिससे टूरिज्म को जिससे प्रमोट किया जाए इन रीजन्स में, कोस्टल रीजन्स में। नाउ वैसे तो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स जो है वो मेड किया जाता है बाय यूनियन गवर्नमेंट, बट ध्यान दीजिएगा इनका जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है ना, एकदम मोदी जी तो आएंगे नहीं ना इम्प्लीमेंट करवाने में, तो वो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो स्टेट्स में है उस स्टेट गवर्नमेंट का दारोमदार है, अपने उनके स्टेट के कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू वो उस सेंटर के रूल्स को इम्प्लीमेंट कराए ग्राउंड लेवल में, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर कोस्टल जोन्स का देखिएगा अंडर CRZ नोटिफिकेशन 2011, तो ये क्लासीफाई किया है कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2, 3, 4, ठीक है। एक एक करके अगर डिस्कस करें, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, जैसे मैंग्रोव, कोरल रीफ, बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फ्यू, जैसे अगर वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो, अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ट्रांस हार्बन सी लिंक या फिर रोड। और ध्यान दीजिए, अगर आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा भी ना, तो मेक श्योर कीजिएगा दैट टाइडल फ्लो जो होता है बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन, वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लो टाइड लाइन पता है ना क्या होता है, लो टाइड, हाई टाइड, ये तो हम लोगों ने क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो एनी टाइम यू कैन जॉइन आवर कोचिंग एज वेल। फॉर ज्वाइनिंग यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स। एंड अभी तो भांगा घर में भी यार क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग जो भांगा घर के आजू बाजू हो या फिर आपके फ्रेंड्स हैं एंड दे वर अबाउट टू टेक एडमिशंस, देन यू कैन नोटिफाई देम दैट हाँ 25th
अगस्त से बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है. सीट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड. आई एम अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, राइट. सो डू जॉइन देयर. एनीवेज, between low tide line and high tide line in areas where non ecological sensitive मतलब कुछ कुछ इस लाइन के अंदर में भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, है ना. जो और ये वैसे एरियाज में ही सिर्फ परमिट किए जाएंगे जो कि इकोलॉजिकली उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं. एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप इन रीजन्स में नेचुरल गैस, है ना. सॉल्ट हार्वेस्टिंग बाई सोलर इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, डिसैलिनेशन प्लांट सेटअप कर सकते हो. नॉन हैजार्डस कार्गो जैसे एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर्स विद इन नोटिफाइड पोर्ट्स, तो इस रीजन्स में इन चीज़ों को स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक है. दूसरा जो कैटेगराइजेशन होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन का, वो कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 होता है. ये वैसे एरियाज होते हैं विच आर डेवलप्ड अप टू द शोर लाइन एंड दे आर फॉलिंग विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स इंक्लूडिंग द बिल्ट अप एरिया ऑफ विलेज एंड टाउन्स दैट आर ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर. यहाँ पे बिल्डिंग्स परमिश किए जाते हैं ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द हैजार्डस लाइन. सोचो ये कोस्ट है, ठीक है. अब एक हैजार्डस लाइन बना दिया गया. इस हैजार्डस लाइन के इधर सीवर्ड साइड है ना, ये तो सी है, समझ रहे हो, और इसके इधर जो है ये लैंड है पूरा, ठीक है. तो लैंडवर्ड साइड में बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाने अलाउ है. अदर एक्टिविटीज जैसे डिसैलिनेशन प्लांट्स आर ऑल्सो परमिशेबल है. सम कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ओनली एज पर द गाइडलाइंस स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन. CRZ3 ये वैसे एरियाज है विच आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब एंड दे डू नॉट फॉल अंडर ईदर कैटेगरी ऑफ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. And they are also included in rural and urban areas that are not substantially developed. इसमें 0 से 200 मीटर तक का लाइन फ्रॉम हाई टाइड लाइन, है ना, या फिर आप देख लो 200 से 500 मीटर तक का लाइन, है ना. तो देखो अलग अलग रीजन्स में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है. वैसे तो 0 से अगर जैसे सोचिए ये अगर ओशन है ना, तो यहाँ से अगर आप हाई टाइड लाइन के अगर 200 मीटर तक अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट जोन है ही नहीं. कुछ एक्टिविटीज़ जैसे एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, रीगैसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब कुछ कुछ परमिटेड है. और ये 200 से जो 500 मीटर तक का रीजन है ना दोस्तों, ये वाला रीजन सिर्फ दोज परमिटेड इन 200 वाला मीटर वो तो परमिट होगा ही, बट साथ ही साथ यहाँ पे आप हाउस भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं फॉर द लोकल कम्युनिटीज़ एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स. एक होता है नेक्स्ट वाला जोन CRZ4. ध्यान दीजिएगा, मैं हर चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ ना, यू नेवर नो कैसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है. इसलिए वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. Always we have been telling this in our classes. Aquatic area from low tide line up to territorial limits is classified under CRZ4, including the areas of tidal influence water body. There is no restrictions on the traditional fishing undertaken by the local communities. इस region में कोई untreated wastage भी आप यहाँ पे नहीं फेंक सकते हो, समझ रहे हो. So these are the things which are there. अब आ जाते हैं दोस्तों MCQs में. कल वाला MCQs का देख लेते हैं. पहले 2 क्वेश्चंस पूछा गया था. पहला क्वेश्चन का आंसर था C, दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर था C. तो C इज द करेक्ट आंसर, जिसमें सीक्वेंस वाइज सब लोगों ने ही सही दिया. और भी एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा पहला कंट्रीज था क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर घोषित देने में. एल सल्वाडोर इज द करेक्ट आंसर. सो वेरी गुड, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू अटेंड टुडेज आंसर एज वेल. पहला क्वेश्चन है पी वेट्रॉन से रिलेटेड, 2 स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिए खुद से पॉज करके और देखिए कौन सा इसका सही आंसर है. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा. दूसरा है डिजी यात्रा के रिलेटेड, 4 ऑप्शंस बताया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शंस डिजी यात्रा को सिग्निफाई करता है. तीसरा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नैनो यूरिया. 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ स्टेटमेंट, नीदर ऑफ द अबव स्टेटमेंट. ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा. वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन. बाय बाय, टेक केयर गाइस.